किशोर सिंह जी पूर्व मंत्री, श्री राम शिरोमणि शुक्ला जी पूर्व विधायक, श्री कमलकर पांडे इस कार्यक्रम के संयोजक, श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी पूर्व एमएलसी, श्री संजय त्रिपाठी जी, श्री पवन पांडे पूर्व विधायक, श्री किशोर जी पूर्व मंत्री, श्री परेश मिश्रा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष, श्री भगेंद्र राम जी, श्री कपिल मिश्रा, श्री अतुल द्विवेदी, डॉक्टर टी.एस. मिश्रा जो कि हम लोगों के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और जो कार्यक्रम सुल्तानपुर में है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने दी है डॉक्टर ओम त्रिपाठी जी के साथ में, श्री संतोष त्रिपाठी चेयरमैन मोहनवा, श्रीमती रश्मि तिवारी, श्री मोहन वाजपेयी जी, श्री राम शुक्ला जी तथा यहाँ पर आए हुए मैं बहुत से सब जिसके साथ जितने लोग हैं बहुत से लोगों हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और उनको उनका सबका नाम लेने में समय लगेगा, इसलिए यहाँ पर आए हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे कार्यकर्तागण, इस गोष्ठी में जो हम लोगों ने आज आयोजित की है और जो प्रथम गोष्ठी है पूरे उत्तर प्रदेश की, इसमें जिसकी शुरुआत हम लोगों ने यहाँ अयोध्या से की और अयोध्या की पावन नगरी श्री राम लला के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उसके बाद श्री बजरंग बली उनका आशीर्वाद लेकर के उनके दर्शन करके श्री सरयू माता का दर्शन करके आरती करके हम आपके बीच में आज उपस्थित हुए। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं खास तौर पर अपने मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग इतनी आज सुबह से यहाँ पर सभी कार्यक्रमों में सभी जगह जहाँ गए दर्शन करने गए वहाँ पर भी हमको मिले, सरयू नदी में गए वहाँ भी मिले, हनुमान जी के दर्शन करने गए वहाँ पर भी मिले और यहाँ पर भी भारी मात्रा में आज आए हैं। उनका हम खास तौर से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि कोरोना के सारे नियम जो है उनका पालन किया जाए और सभी को हम लोगों ने ये अनुरोध किया कि मास्क लगा के रहें और उसका कोई उल्लंघन न करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हम लोग इससे, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों के अनुरोध करने के बाद भी हमारे जो खास तौर से फैजाबाद अयोध्या इस नगरी के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज की उपस्थिति में ज्यादातर चेहरों को हम जानते हैं कि उनके बीच में पहले भी रह चुके, कई लोगों के सैकड़ों लोगों के फोन आए, बात आई कि आप छोटी सभा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको तो बड़े मैदान में करना चाहिए था, हम सब लोग आ सकते थे, लेकिन उनको हमने अनुरोध किया कि आप इस बात के लिए माफी दीजिए, क्योंकि जब कोरोना का कार्यकाल खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से तो हम आपके यहाँ पुनः आएंगे और बड़े मैदान आप सब लोगों को आएंगे। भाइयों आपको बहुत से प्रश्न और वो प्रश्न को पहले इसलिए करना चाहता है, जवाब देना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि उन प्रश्नों को जब से हम अयोध्या धरती में हमने पैर रखा उसके बाद छवि और यहां तक कि पैर रखने के पहले ही जब हमने हमारी पार्टी की मुखिया उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीएसपी की है और बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है,
5 पार्टियां अगर राष्ट्रीय है तो उसमें एक बीएसपी सबको मालूम है। उन्होंने जिस दिन प्रेस करके और ये बताया कि उन्होंने हमसे कहा कि हम जो कार्यक्रम शुरू कर रहे हो हम उसको अयोध्या से शुरू करना चाहते हैं, जो उनसे इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि आप अयोध्या से। उनकी प्रेस होते ही प्रश्नों की झड़ी लगी कि आप अयोध्या क्यों जा रहे हैं, आप अयोध्या से क्यों शुरू कर रहे हैं, आप हनुमान गढ़ी क्यों जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो 75 जिले आप वहीं से और जा सकते थे, अयोध्या क्यों जा रहे हैं। तो हमने पूछा ये प्रश्न आप लोग कर रहे हैं, मीडिया के साथ में पूछा प्रश्न आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि सही बात बताइए। उन्होंने कहा कि देखिए हमसे क्या प्रश्न करने का मतलब, हम तो वो प्रश्न आपसे कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी हमसे कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आज ये प्रभुत्व की बात करने चले, ब्राह्मण इकट्ठा हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, दलितों की बात करने जा रहे हैं, भाईचारे की बात करने जा रहे हैं। ये अयोध्या क्यों जा रहे हैं, ये अयोध्या इस दौरान में इनका जाने का क्या मकसद है। मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया, अभी तक भी समझ में नहीं आया। और उसका क्या जवाब है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का की ठेकेदारी हो गई है अयोध्या की, या भगवान श्री राम का उन्होंने कोई ठेका ले लिया कि हम भगवान श्री राम को उसी को दर्शन करने देंगे जो कि हमसे परमिशन लेकर के आएगा, या उनसे लिखवा करके आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको कह दिया है कि जाइए दर्शन करने, इससे आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री राम जरा, भगवान श्री राम हसरत नबी हम सबके हैं, ये उनका क्या ख्याल रखते हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश खास तौर से अयोध्या वासियों को और पूरे देश को मालूम है कितना ख्याल रखा उन्होंने उनका, जिस तरीके से टेंट में बैठा के रखा इन्होंने, और 1-2 वर्ष नहीं 20 वर्ष। क्या ये उनका पहले जगह नहीं बना सकते थे इस तरीके से भी टेंट से हटकर। इनकी तो केंद्र में भी सरकार रही, उत्तर प्रदेश में भी रही, दोनों जगह इन्हीं की सरकार थी, जब चाहते तब कर लेते, लेकिन नियत नहीं थी। जब नियत में खोट हो और जब खाली ये उद्देश्य हो कि भगवान श्री राम को तो हम एक राजनीतिक रूप से रखेंगे और जब हम चाहेंगे तो उनको इस्तेमाल करेंगे या उनको बुलाएंगे, जब ये छोटी सोच हो वो इस तरह का कार्य करता है। और उन्होंने आखिर तक कुछ नहीं किया, पूरे 5 साल निकल गए सरकार, यहां पर भी और केंद्र में भी। कब किया, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया, जब किया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जब आया तब यहां पर शुरुआत। लेकिन शुरुआत तो ऐसे करी नहीं जैसे कि सारा कुछ इन्होंने कर दिया हो, निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन प्रोपेगेंडा ऐसा कि अयोध्या तो हमारी है और हम ही इसमें जो चाहेंगे करेंगे। ठीक है, आपने लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किए, 1-2 हजार करोड़ होने के बाद पिछले 30 वर्ष का हिसाब अगर ये दे, और हम जानते हैं कि मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले निराश हो रहे हैं और अंत तक निराश होते रहेंगे। मैं कह सकता हूं ये कभी हिसाब नहीं देंगे, क्योंकि अभी से रुपया इकट्ठा नहीं कर रहे। अलग अलग इन्होंने संस्थाएं बनाई थी, उन संस्थाओं के माध्यम से पैसा पिछले 20 वर्ष से इकट्ठा कर रहे हैं और यहां से लेकर विदेशों से चंदा लिया इन्होंने, लेकिन वो रुपया गया कहां। अभी जब मंदिर बनने की बात आई तो फिर चलिए चंदा चाहिए, किसने चाहिए, भगवान श्री राम के लिए आप बोला देके घूम रहे हैं, जो आपको सब कुछ दे रहा है, जिसकी वजह से आपको सब कुछ मिल रहा है, उनके लिए आप कह रहे हैं कि हमको चंदा दो, और चंदा को आपने इकट्ठा फिर भी कर लिया। आप 20 हजार करोड़ रुपया खर्चा कर सकते हैं गुजरात में मूर्ति बनाने के लिए और जगह लाने के लिए, आप भगवान श्री राम लला का मंदिर नहीं बना सकते एक इज्जत के साथ। आपने
उनको अभी भी वहीं बैठा रखा। 1 वर्ष हो गया, पूरा 1 वर्ष हो गया। 5 अगस्त को शायद एक ऐसा दिन था जिस दिन भूमि पूजन की गई। उसी समय लोगों ने प्रश्न उठा दिए थे, ब्राह्मणों ने, खासतौर से पूरे ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने, पंडितों ने, कि ये किसने समाधि दी, किसने आपको ये तारीख बता दी भूमि पूजन की। उस समय कोई काम नहीं होता अच्छा, लेकिन इन्होंने वही दिन चुना। तो कुछ ना कुछ तो सोच पीछे होगी कि ऐसा अशुभ दिन चुनो जिससे कि काम ही ना हो गया। और आप देख रहे हैं आज क्या होगा। 1 साल हो गया, 1 साल में न्यू भी ऊपर उठ करके नहीं आ पाई, और अभी हम लोग कहां पर हैं पता नहीं। मंदिर कब बनेगा, मंदिर की जिम्मेदारी अपने हाथों में है, और कब बनाना चाहेंगे, कब बनाएंगे, ये किसी को नहीं मालूम। किससे नक्शा बनवा रहे हैं यहाँ, किस तरह का मंदिर बन रहा, किस तरह का स्वरूप हो रहा। क्या आपने यहाँ अयोध्या के महंत लोगों से, मंत्रों से, उनसे जो लोग हैं जहाँ पर सैकड़ों वर्षों से जिनके यहाँ मंदिर है और चले आ रहे हैं पुजारी करते हुए, किसी से सलाह मशवरा क्यों नहीं? बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आज भी प्रश्न चिन्ह है। वो तो यही कहेंगे हम बना रहे हैं, बन रहा धीरे धीरे। कितने वर्ष लगे इसको बनने में? सबको मालूम है 2007 में हम लोगों की सरकार आई थी, बहुजन समाज पार्टी, और जब 2007 में सरकार आई थी, कौन सा सेटअप तो पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद जो दलित समाज में, पिछड़े समाज में जन्मे लोग हैं, और जो गुरु लोग हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया इन लोगों के उत्थान के लिए, उनके लिए बहन मालती जी ने जब स्मारक बनाए तो ये सब खड़े हो गए। इसलिए नहीं, इतनी जल्दी क्यों बना दिया? लाइव रुक जाता है। इतना भव्य स्मारक, 1 बजे जैसे चल रहा है तुरंत। इतना भव्य जो लखनऊ संबंध में देख चुके हैं, 1.5 साल के अंदर बना करके, तैयार करके शुरू कर दिया। यहाँ 1 साल हो गए, बीएसपी जीता। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इनका असली चेहरा होगा, और ये मान के चलिए कि आपको इसी तरह से धीरे धीरे चलाते रहेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोगों ने, और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जिन्होंने सन 2007 में हमारा पूरी तरह से साथ दिया था, वो इकट्ठा हो गए। आज जिस तरह से शंखनाद करके शुरुआत की है, और इस शंखनाद को पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग ले जाएंगे, और वो जब इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, तो आपकी बात 2022 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार, और जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं, और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए, और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि यहाँ पर भव्य मंदिर जो बनने का जो पहला निर्णय आया था, वो भी बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तब आया था। और जिस तरीके से ये चल रहे हैं लोग, जब इनकी नीयत नहीं है, तो ये काम भी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में होगा, ये निश्चित लग रहा है। एक प्रश्न कर रहे थे इनसे, आज भी कर रहे थे, तो मैं साथियों ने उनसे कहा जवाब देने का वहां पर इंतजार होगा, वहां चलिए, वहां हमारी सारे प्रश्न सुनिए, हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कि आपको ब्राह्मण समाज ब्राह्मण समाज जो है वो चुनाव के पहले आपको याद आ गए, पहले क्यों नहीं आया? और ब्राह्मण समाज आपके साथ क्यों जुड़े? ब्राह्मण समाज बहुत बड़ा प्रश्न किया, हम उनको धन्यवाद देते हैं, जो ना वो प्रश्न करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं, क्योंकि वो कुछ छिपा के रखते नहीं, वो बात अपनी बात सामने रखते कि कोई नेता हम है कि हमको और अपनी बात खुद के सामने रखते हैं। हो सकता है किसी को अच्छी लगे, किसी को, लेकिन बात स्पष्ट करें। ब्राह्मण समाज ये जो प्रश्न किए इन्होंने, उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ
हमारे साथ में बहुत से पत्रकार उस समय भी थे। हमारे साथ उस अभियान में भी थे जब हम लोग 2005 में शुरू किया और 2005 के यहाँ पर भी खड़े एक मिश्रा जी हैं और लोग हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो पुराने हमारे साथी। सबके नाम इसलिए नहीं लेंगे कि 90% ब्राह्मण लिखेंगे तो फिर कहा जाएगा नीचे पत्रकारों को भी ब्राह्मणों को हम ये कहेगा नहीं लाए कि ब्राह्मण ही खाली यहाँ पर आएंगे पत्रकार सब आएंगे, लेकिन 90% अगर उसमें है तो इसमें हम लोगों का। लेकिन 2005 और 2007 के बीच में जब हम ब्राह्मण समाज के बीच में गए तो किस लिए गए? इसलिए गए थे हमको तो बहन मालवी जी ने राज्यसभा भेज दिया तो 2004 में 2002 में उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता बनाया। उसके बाद हमको कोई जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की। लेकिन जब राज्यसभा भेजा और महाधिवक्ता बनाने के बाद अपनी वकालत किनारे करके जो लाखों रुपए रोज कमा रहे उनको छोड़ करके अगर आ गए तो समाज के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। आखिर जिस समाज में हम जन्मे हैं, जिस समाज में जन्म लिया है, तो उसके बारे में सोचना क्या पाप? तो उसके बारे में जब सोचा तो हमने ब्राह्मण समाज की स्थिति देखी उत्तर प्रदेश में कहां पहुंचे। तब तो भारतीय जनता पार्टी भी रह चुकी थी, कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी रह चुकी थी, लेकिन ब्राह्मण समाज हाशिए पर पहुंचा। गिनती के 5-10 लोग खाली एमएलए थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा और सिर्फ 3 पार्लियामेंट के एमपी थे। ऐसे में जब ब्राह्मण समाज के साथ हम उनके बीच में निकले, जैसे आज शुरुआत की, उस समय भी निकले। आज का कारण क्या था वो बताएंगे आगे, लेकिन तब का कारण दूसरा था। तब का कारण था कि बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गए थे। फिर से उनको ऊपर लाने की सोचा में, कैसे इनको फिर से इनका खोया हुआ मान सम्मान और स्वाभिमान जिसके लिए हर ब्राह्मण जीता और मरता है, उसको कैसे वापस दिलाया जाए। ब्राह्मण समाज को और कुछ नहीं है इन 3 चीजों के अलावा, वरना तो वो जन्मी उसने लिया है इसी काम के लिए कि लोगों की सेवा करे, लोगों के अंदर भाईचारा बनाए। ब्रह्म का नाम इसलिए दिया गया कि आप ये कार्य करिए सबके लिए। तो अगर उस कार्य के लिए करने के लिए तो जब सर्जन के लिए काम करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। और उस समय निकले तो हमने लोगों से ये अनुरोध किया, ब्राह्मण समाज के लोगों से, कि आप 13% हो, लेकिन हाशिए में क्यों पहुंच गए इसके बारे में सोचो। इसलिए पहुंच गए कि आप एक साथ नहीं हो, इकट्ठे नहीं, आप अलग अलग बटे हुए। कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज में ये खासियत है कि वो एक साथ नहीं रह सकते। इसी को दूर करने के लिए हमने अनुरोध किया था, आह्वान किया था, और हमने कहा था कि ब्राह्मण समाज अगर एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो कोई ताकत नहीं कि 13% लोगों को इग्नोर कर दे या उनको नजरअंदाज कर दे। लेकिन अगर आप 1-2% करके इधर उधर भटकते रहोगे तो ऐसे ही भटकते रहोगे। आपको सुदामा की कोई संज्ञा दे देगा, कोई कुछ कह देगा, लेकिन अगर आपको भगवान श्री परशुराम की वंशज बन के सामने आना है और चाणक्य के बारे में जो ब्राह्मण समाज के लोगों के प्रतीक है उनके बारे में सोचना है, तो आपको अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। अपनी ताकत को लेकर के तभी आ सकते हैं जब आप एक साथ होंगे, और एक साथ होंगे। लेकिन एक साथ होने के बाद भी एक दिक्कत, तकलीफ, परेशानी कि तब भी आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर राजनीति में आना है, राजनीति में जब तक सत्ता की चाबी आपके पास नहीं होगी तो अपने समाज का कुछ नहीं कर सकते। ये मानकर काशीराम जी ने यही कहा कि सत्ता की चाबी होगी तभी अपने समाज को लेकर सकते हो। तो सत्ता की चाबी लेने के लिए आपको कुछ और चाहिए। तो 13% के साथ अगर आपने भाईचारा बनाया 23% के साथ जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, तो अकेले आप दोनों मिल करके ही इतनी मजबूत ताकत हो जाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना ठेका करें। और यही हुआ जब हमारी बात मान करके आप ब्राह्मण समाज रखा हुआ, एक साथ हुआ और एक साथ होकर के उसने भाईचारा बनाया, गांव-गांव में भाईचारा बनाया। हमारे अनुरोध पे उन्होंने मिसाल कायम की, जिसको भी अब बाद में सोशल इंजीनियरिंग और PhD भी हो रही है, सब हो रहा है, उसके बाद से शुरू हो
उसके पहले कोई नाम नहीं लेता। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने मिसाल ये रखी, उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगर किसी गांव में कहीं पर भी किसी दलित समाज के यहाँ कोई भी अनहोनी हुई या उसके यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है या शादी ब्याह हो रहा है या कोई और भी चीज है, सबसे पहले ब्राह्मण समाज के लोग वहां पहुंचने लगे और उनके साथ में खड़ा होकर के उन्होंने भाईचारा बनाने लगा। और यही हमारा, हमको धर्म की पूजा करने पे और ब्राह्मण कहलाने पे ये हमारा उद्देश्य ही नहीं, हमारा धर्म भी। लोग कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण समाज के लोगों को छोड़ दिया, सरकार बना दी, उसके बाद क्या किया? वो भी प्रश्न करते हैं आज भी, कि आप आज का प्रश्न वही प्रश्न है कि आप क्या करेंगे ब्राह्मण समाज के, और ब्राह्मण समाज के लिए आपने क्या किया था? मैं बहुत ही 1 मिनट के अंदर कुछ बातें बताना चाहूंगा जो लोग भूल जाते हैं, और जब वो याद कर दिलाएंगे तो उससे यह होगा कम से कम कि ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, और वो जरूर प्रश्न करेगा इन लोगों से जो प्रश्न करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग खासतौर से, कि इसका जवाब दीजिए। जब हमारी सरकार बनी, बहन मायावती जी ने जब खुले मंच से ऐलान कर दिया था ब्राह्मण सम्मेलन में 9 जून 2005 को लखनऊ में जो हुआ था, जिसमें 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग थे, 11,000 के ब्राह्मण समाज के लोग शंखनाद करते हुए उन्होंने स्वागत किया था बहन मायावती जी का। और उस समय बहन मायावती जी को जब हमने गणेश जी की मूर्ति दी थी, भेंट की थी, तो गणेश जी की मूर्ति को लेकर के सीधे माइक पर चली गई थी और उन्होंने कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु गणेश। और ये कहकर के अपनी बात सुनी, और उसी दिन उन्होंने अपना नारा भी बदल दिया था पार्टी का, जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसको बदल करके ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके, एकजुटता को देख करके उन्होंने नया नारा दिया था कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और हिस्सेदारी देते हुए उन्होंने बढ़ चढ़ के ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया। 80 से ज्यादा लोगों को मैदान में उतारा। 3 ब्राह्मण समाज के लोग बीएसपी में थे, उसके 2 बीएसपी में थे ब्राह्मण समाज के वेले। उन्होंने 45 ब्राह्मण समाज के लोगों को चुनाव चुन करके और विधानसभा में निर्देशित करना। लेकिन ब्राह्मण समाज ने भी अपना हिस्सा देने का काम किया। उन्होंने भाईचारे का जो वादा किया था, जो रिजर्व सीट थी हमारी 80 सीटें, उन 80 सीटों में से 62 सीटें जितवाने का काम किया ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने भाइयों को, भाइयों और बहनों, क्योंकि अपना पूरा वोट एक तरफा तन मन धन लगा करके देने का काम किया। और उसके बाद मजबूती की सरकार आई। 17 साल बाद सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज की वजह से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई। और उसके बाद जब सरकार बनी तो बहन मायावती जी ने जब ये ऐलान किया था, उसको उन्होंने पूरा ही नहीं किया, बल्कि और बढ़ चढ़ करके आगे किया। उन्होंने सब समाज के लोगों को जहां पर अच्छे अच्छे स्थान दिए, मंत्री बनाया, ओहदे दिए, अधिकारियों को पोस्टिंग दी, उन्होंने ब्राह्मण समाज को छोड़ा नहीं, जैसे कि सपा और भाजपा ने। उन्होंने ब्राह्मण समाज के 15 से ज्यादा लोगों को मंत्री बनाया। उन्होंने 35 लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को चेयरमैन और मंत्री का दर्जा देकर के बनाया। 15 से ज्यादा एमएलसी बनाए ब्राह्मण समाज के। और तो और उन्होंने विधान परिषद के अध्यक्ष को भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को बनाने का काम किया, ब्राह्मण समाज को सम्मान देने। उन्होंने ब्राह्मण समाज की जो योगदान था उसको देखते हुए पहला चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का, पहला डीजीपी, पहला प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ, एडिशनल एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर इलाहाबाद लखनऊ, मुख्य सहायक अधिवक्ता इलाहाबाद लखनऊ, और लगभग 2200 ब्राह्मण समाज के वकीलों को उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकारी वकील बनाने का काम किया। उन्होंने 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्राह्मण समाज के भेजे, लोकसभा में उप नेता बनाया, और राज्यसभा में हमको उन्होंने अपना पार्टी का नेता बना करके आज तक 17 वर्ष हो गए हैं, आज तक बना के रखा हुआ राज्यसभा। तो ब्राह्मण समाज को चाहे अधिकारी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे पीपीएस हो, ब्राह्मण समाज के हर अधिकारी को उसको उचित स्थान की पोस्टिंग दी गई और भेजा गया।
भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, जहां ब्राह्मण समाज के मंत्री या तो झोला उठाने के लिए रखे गए हैं और या गुलदस्ते की तरह सजा के रखने के लिए रखे गए हैं। और यह तीसरा एक मुख्य काम क्या है कि जब ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर उत्तर प्रदेश में कुठाराघात इनकी सरकार करे तो उसके तुरंत माइक में आ जाए, तुरंत मीडिया में बैठ करके और उसके खिलाफ बोलने लगे और कहें कि ये बहुत सही काम हुआ, अगर इसको गोली मार दी गई बहुत सही हुआ, इसको इसकी हत्या हो गई तो ये इस लायक था, अगर किसी के साथ मकान तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, तो यही ब्राह्मण समाज के लोग जो वो बैठा देते हैं और उनसे कहते हैं कि जाके बोलो। एक बार हमने पूछा कि बोलते समय आपको नहीं खराब लगता अंदर से? कहते क्या करें, अगर जिस दिन नहीं बोलेंगे उस दिन बाहर का दरवाजा दिखा देंगे। दिखाने को एक बार सोच लो कि हमें नहीं सुननी है। पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोगों से हमारा यह आह्वान है कि जिस तरीके से 400 से ज्यादा हत्याएं इस सरकार में हो चुकी है, एनकाउंटर हो गए, मार दिए गए लोग, उसका संज्ञान में लेने का काम करिए। अब डरने का वक्त नहीं रह गया, ये डर और दबाव का वक्त गया, अब समय आ गया है आपका। अब आप अगर परशुराम जी के वंशज हैं और छूट जो भी है तो ये डर निकालिए अपने अंदर से और ये भय निकालिए। चाहे वो मीडिया के ऊपर कुठाराघात कर रहे हो, जो कि चौथा स्तंभ है, वो हर चीज कर सकते हैं, ये मान के चलिए, लेकिन आप भी परशुराम जी के वंशज हैं तो थोड़ा सा तिलक लगाते हैं, जनेऊ बनते हैं। जनेऊ आपका 7वां संस्कार होता है, जो कि इसीलिए आपको पहनाया जाता है क्योंकि जनेऊ के धारण करने के बाद ये माना जाता है कि जो 96 ऋग्वेद में मंत्र हैं उनको उसके अंदर धारण करके आप अपने सीने से लगाए हुए हैं। और आपको जो मंत्र दिया जाता है, इसीलिए जब उपनयन संस्कार हमारा हुआ था तो मंत्र दिया जाता है तो वो भी कान में ढक करके दिया जाता है। ज्ञाति मंत्र का मंत्र होता है जिससे सीधे आपके मस्तिष्क में जाए और आप प्रभु की सेवा के साथ साथ में आप सर्व जन की सेवा करने का संकल्प करें। लोग तो आजकल मजाक उड़ाते हैं, हमसे भी एक जगह कह रहे कि साहब देखिए कुछ दिख रहा है, नहीं क्या दिख रहा है, कुछ साहब अंदर कर दीजिए, उनको शायद हमारा जरूर कहीं से दिख जाओ, हमसे मुझे माला दिख रहा है, तो बोले नहीं वो तागा, हमने तागा नहीं है, हमारा जरूर। और हमने कहा अंदर चलिए बाहर निकाल के दिखा के अंदर, हमने हम लोग ये नहीं करते, हम लोग जो दिखावे के पंडिताई नहीं करते, हम लोग जन्म से ब्राह्मण और ब्राह्मणों से हम ये आह्वान करते हैं कि एकजुटता आप तब कर पाएंगे, एक शक्ति आप तब कर पाएंगे जब अपना बंटवारा खत्म कर दीजिए। ये भूल जाइए कि आप 20 बिस्वा हैं, 16 बिस्वा हैं, 12 बिस्वा हैं, हम कानपुर ब्राह्मण हैं, सनातन ब्राह्मण है, संयुक्त ब्राह्मण है, ये भूल जाइए और ब्राह्मणों को ब्राह्मण मानने के लिए शायद कोई भी जब ये मानेंगे तभी आप सबके साथ हम लोगों ने अपने घर से शुरू करके हम लोग बहुत पहले शुरू कर दिया, हम लोगों ने इस भेदभाव को खत्म कर दिया। ये नहीं कि हम क्योंकि कानपुर ब्राह्मण है तो कानपुर में हमारी हमने बेटियों की शादी की, ये सब नहीं देखा। हमने तो सभी पानी में बस्ती में आकर के शादी लड़की की थी, हमारा तो सीधा संबंध यहाँ से हो गया, हमारे तो मान में यहाँ के लोग हो गए। तो इसलिए इस चीज को खत्म करके जब आप खाली के लोग ब्राह्मण समझेंगे तब आप ब्राह्मण बन करके एक ताकत के रूप में उभरेंगे और जब एक साथ उभरेंगे तो आप जो है ये तय है इतनी बड़ी शक्ति बन जाएंगे कि आप किसी को भी मात देने की ताकत है। आज जो है उत्तर प्रदेश जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं सब जाति में हो रहे हैं, लेकिन दलित समाज और ब्राह्मण समाज इन दो समाजों को जैसे चिन्हित कर दिया गया। आप भी बताइए क्या दोष है, क्या दोष है उस लड़की का
जो कि 16.5 वर्ष की खुशी नाम, उनके माता पिता गरीब लोग हैं, 25 गज के मकान में रहते हैं, कोई ऐसा काम नहीं जिससे कि वो बड़ी मुश्किलों से रोटी बची सकती है। उसकी शादी उन्होंने की और शादी 29 जून को शादी होती है, 29 जून को शादी होती है और शादी 29 को रात में शादी, 30 तारीख को अगले दिन पहला दिन हुआ अपने ससुराल में, 1 तारीख उसके बाद दूसरा दिन हुआ, 2 तारीख को वारदात हुआ। 2 तारीख को पुलिस के ऊपर जो बर्बरता पूर्वक जिसका कि हम लोग कभी भी उसको हत्या को सही नहीं मानते हैं जो हुई थी, लेकिन 2 तारीख को हादसा हो गया और 2 तारीख के हादसे में यानी कि 48 घंटे भी नहीं रोटी उस घर में थी और उसको बंद कर दिया गया, जेल में दिया। 7 दिन तो पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा बगैर किसी वारंट के। 7 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक उसको जेल में रखा जबकि वो नाबालिग थी। जब रिमांड नाबालिग के में उसको घोषणा की गई जांच के बाद ये तो नाबालिग है, तब आपने उसको रिमांड होम में भेज दिया। और रिमांड होम में भी कहाँ भेजा? आपने कानपुर के रहने वाले माता पिता आप रिमांड होम में भेज रहे बाराबंकी। बाराबंकी में उसको आपने वहां 1 साल से 1 साल हो गया पूरा उसको आप कैद में रखे हुए और उसकी बेल ना होने पाया, उसकी बेल ना हो इसलिए आपने क्या किया? आप जानते थे कि नाबालिग है, 2 दिन पहले आई, इसको कैसे आप जेल में रख लेंगे? लेकिन इतनी दुर्भावना इस समाज के प्रति कि जहां आपने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसको, वो क्या जानते हैं उसके माता पिता के नाम तो हम खुशी रख रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुखी हो जाएगी तो उसको आपने उठा करके और जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करके आप महीने में अपनी पीठी कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज के 2-4 वही प्रवक्ता अपनी पार्टी के बैठा करके आप उसका जस्टिफिकेशन देते हैं, कहते नहीं नहीं बड़ा अच्छा काम किया। और लोग तो कहते हैं, खास तौर से उनको बैठा दिया जाता है। कैसे जेल में बनी रहे इसके लिए भी बड़ी मेहनत की गई, एक षड्यंत्र रचा गया। जो जो अधीक्षिका है बाराबंकी की, जहां पर उसको रिमांड होम में बंद किया हुआ है, उन्होंने एक पत्र लिखा जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, बेल करेगी, बेल हो न जाए, क्योंकि बेल तो होनी चाहिए, नाबालिग है। उसके लिए खाली पुलिस इतना कह रही है अपने बयान में 161 के कि छत में 2-3 औरतें भी खड़ी थी जो कि हाथ फैला रही थी, आवाज तो नहीं सुनाई दे रही थी, ललकार रही थी, उसमें से वो भी होगी। तो ऐसे मान लिया आपने कि वो होगी वहां पर, इसने देख के पहचान लिया। अभी तक आगे आप चार्जशीट में कर नहीं पाए, अधीक्षिका से फिर चिट्ठी लिखवाई, जिससे हाईकोर्ट ने 10 महीने मामले को लंबित रखा और ये लिखवाया कि इस जहां पर ये रहती हैं लड़कियां जो बंद की गई रिमांड होम में, कहते हैं वो अपने पत्र में लिखती हैं कि 2 कमरे का है और 2 कमरे में 48 लड़कियां हैं, 48 लड़कियों में एक खुशी की और वहां की 48 लड़कियों ने जो बाकी 47 है उन्होंने हमको बताया जबानी कि ये लड़की हमको धमकी देती है, कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है, हम जब बाहर निकलेंगे तो तुम लोगों को ठीक करेंगे और तुम वोट पालेंगे, इसलिए इसकी बेल ना दी जाए। और यही ग्राउंड बना के उसकी बेल खारिज करा। महाधिवक्ता साहब ने बड़ी लीगल अपनी के और उन्होंने कहा ये देखिए सर्टिफिकेट, ये तो बाहर निकल जाएगी तो बहुत बड़ी टेररिस्ट बन जाएगी। और उसकी किस तरह की मानसिकता, इसकी जगह कि 7 बार हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका खुद संज्ञान लेना चाहिए था। यह बहुत हो गया, जो करना था कर
पूरे प्रदेश में कर लिया आपको, तो इनको इसको तो उस लड़की को तो छोड़ दो, उस बच्ची को भी नहीं छोड़ रहा है। बीमार रही, अस्पताल में भी पुलिस कस्टडी में रही, फिर वापस। और मीडिया के लोगों से हम ये जरूर कहना चाहेंगे, ये लोग तो सब चीजें खोज भी लेते हैं। एक आपको भी हम मसाला दे रहे हैं कि आप कम से कम 12 घंटे के रिमांड होम में चाहिए। तो ये तो पता लग गया उसकी उनकी अधीक्षिका की चिट्ठी से कि 2 कमरे में 48 लड़कियां, बाकी लड़कियां को बेचारी नाबालिग हैं। 2 कमरे में 48 लड़कियों को इस सरकार के लोगों ने बंद कर रखा है। भेड़ बकरी की अगर आप डालते हैं 2 कमरों में तो नहीं रह पाएंगी, लेकिन 24 लड़कियां इनके कमरे में रह रही है, उसी में ये भी लड़की। हमने इसीलिए कहा, हमसे कहा गया कि आप नहीं कहा, हमने कहा हमने कहा। जब ये आदेश देखा, हमने उच्च न्यायालय की जो डेट खारिज हुई है, तो हम भी इतने वर्षों से 45-46 वर्षों से अदालत कर रहे हैं कि किस तरह का ग्राउंड बना के अदालत के सामने रखा है जिससे अदालत जो है उसकी डेट खारिज कर दे। तो ये तो बनाने का तरीका है। तो इस तरह का जब इनकी मंशा है, ये कहते हैं कि आपने क्या किया, हमने जो किया वो बताया, इन्होंने क्या किया ये बता दें। समाजवादी पार्टी का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि करते भी नहीं हम ज्यादा इसलिए क्योंकि वो तो खुलेआम कहते थे कि ब्राह्मण समाज हमारा पहला दुश्मन है, बाकी सब बाद में पीछे हैं। तो वो तो पहले से उनको चिन्हित किए हुए, चलिए खुल के किए हुए। वो बात दूसरी की जैसे जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो अन्य पार्टियों के साथ साथ वो भी ब्राह्मण आपने देखा नहीं, कहते हैं कि हम तो लेकर के आए हैं कांग्रेस पार्टी से, उनके पूर्व सांसद थे, उनको हम अपनी पार्टी में ले आए भारतीय जनता पार्टी में। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर चूंकि टिप्पणी नहीं करता हूँ, इसमें नाम नहीं ले रहा हूँ, सब जानते हैं। लेकिन उनसे भी तो प्रश्न उठ रहा है, उन्हीं के समाज के लोग पूछ रहे हैं कि अभी जब अत्याचार हो रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो वो कह रहे थे मैं तो ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण समाज के लिए निकल रहा हूँ और अपनी उनकी आवाज बुलंद कर रहा हूँ। किसके खिलाफ? इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ। अचानक क्या हो गया ऐसा? क्या आप उन्हीं की गोदी में बैठ गए जाए? आप वहीं पर चले गए जाए? मैंने कल एक इंटरव्यू देख रहा था, जो विधानसभा के हमारे समाज का बहुत सम्मान करते, विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष 9 से मेरे, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। उनसे प्रश्न किया गया कि ये क्या की टिप्पणी है, मिश्रा जी करते जा रहे हैं ब्राह्मणों को फिर से इकट्ठा क्या कहते हैं। तो उन्होंने भी कह दिया कि ये बहुजन समाज पार्टी, जैसे मनोज तिवारी जी ने कहा, उनका भी मैं देख रहा था कि मनोज तिवारी जी बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका सम्मान मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत बड़े कलाकार हैं। लेकिन उनसे भी प्रश्न किया तो उन्होंने भी यही बात कही थी। अब बताइए, ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं हमने, और वो एक नारा, हमें एक नेताओं के ऊपर एक अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। एक नारा बना रखा है उनके रख करके, और वो नारा आज तक नहीं बताता कि किसने सुना और कब कहां सुना। 20 वर्षों से तो मैं पार्टी के साथ जुड़ा, हमने तो नहीं सुना कहीं पर। जब जब ब्राह्मण समाज इकट्ठा होता है, होने लगता है, तो कहा जाता है वो नारा याद करिए। और फिर अफसोस ये होता है जब एक ब्राह्मण व्यक्ति, चाहे श्री मनोज तिवारी जी हो और चाहे विधानसभा के हमारे सम्मानित व्यक्ति हो या अन्य कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति और कोई समाज का व्यक्ति बोलता है, वो तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन ये लोग उस नारे को जब दोहराते हैं तो दिल पे चोट इसलिए लगती है कि तुम ब्राह्मण समाज के सामने उनके खिलाफ एक नारा बोल रहे हो, जो कोई नहीं कभी पीएचडी का आदमी देता, कहीं नहीं देता, लेकिन तुम बोल रहे हो इस बात को मीडिया के सामने। ये पूरे समाज के लिए मानहानि की बात है, लेकिन ये चूकते नहीं है। इनको ये परेशानी होने लगती है कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा ना हो जाए, फिर से एक तरफा कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ चला जाए। अगर चला गया तो जानते हैं कि कोई रोक नहीं सकता, ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा और जिधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार को बना ही देगा, इतनी ताकत है इनको दिया। इनके साथ गए
बड़ी उम्मीदों के साथ गए थे, लेकिन ना उम्मीद होकर के तो नहीं, बल्कि बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत होकर के अब लोग लौट रहे हैं। इनकी सरकार जो चल रही है, मंत्रियों से आप ब्राह्मण समाज के मिलिए, पूछिए, आप विधानसभा के अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए कि अगर कोई काम बताते हैं तो वो कभी काम पूरा हुआ, कभी नहीं हुआ होगा, और न हो सकता, क्योंकि ये तो चिन्हित किए हुए हैं, इनको तो उसी कैटेगरी में रखा गया है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है और कहना है कि अब की बात इसलिए फिर से ब्राह्मण समाज के बीच में हम आए हैं, यह उनको भी जवाब है, इसलिए आए हैं कि ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है, उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। सब समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। और जो हमने करके दिखाया था वो आपके सामने है, और जो इन्होंने किया है वो भी आपके सामने है। इसलिए जब ये बातें ये लोग करते हैं तो इनको अपनी गिरबान में झांक देना और सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो, किसके लिए कह रहे हो। हमें अपने लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, हम अपने लिए व्यक्तिगत कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। हम अगर निकले हैं तो हम समाज के लिए निकले हैं, और अगर हम अपने समाज के लिए निकले हैं, और अगर हम प्रभु राम और हनुमान जी की दर्शन करके और इस कार्य के लिए निकले हैं, तो इनके पेट में क्यों लग रहा है? ये कोई नई चीज नहीं है, तो कई बार है। हम अपने घर में रोजाना पूजा करते हैं, हम अपने घर में, ये लोग तो नहीं, ये लोग तो खाली दिखावे के लिए करते हैं, पर हम लोग दिखावे के लिए नहीं करते। ब्राह्मण लोग जो है हर घर में छोटा सा घर भी होगा तो एक जगह मंदिर होगा जिसमें भगवान राम की भी मूर्ति होगी और हनुमान जी की तो अवश्य होगी और होगी। हम लोग अपनी पूजा पाठ करके घर से बाहर निकलते हैं, चाहे जितना भी व्यस्त करते हैं रोजा। तो अगर हम अपने आराध्य भगवान के पास आते हैं तो इसमें इनको क्या परेशानी होगी, क्या क्यों आ रहे हैं? इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आपको इन लोगों से सावधान तो रहने ही, लेकिन इसके साथ साथ में आपसे हमारा यह अनुरोध है और अपील है कि ये वक्त जो है फिर से आया है जब आप भाईचारा अपनाना। सर्व समाज की सरकार उत्तर प्रदेश में खाली सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत चल करके और कानून द्वारा कानून का राज्य चला करके चलाने का काम करते हैं। पूरा विश्व जानता है, देश में पूरा विश्व जानता है कि बहन मायावती की जब सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर पूरा 24 घंटे में चुस्त और दुरुस्त है। इनकी तरह नहीं कि कहते हैं रोको और ठोको, नहीं, पहले जात पूछ लो, जात पूछ लो और उसके बाद ठोको। इस तरह से नहीं। बहन मायावती जी ने कोई भी रहा, खुद का सांसद, खुद का मंत्री करके दिखा दें। इनके एमएलए के साथी ने खुलेआम एसडीएम के सामने और गोली मार दी और उसके बाद उसको रोक नहीं पाए और वो उसको बचाने का काम एमएलए से लेकर के और पूरे प्रदेश की मुखिया तक का काम करने का काम किया। अगर उसी जगह ब्राह्मण का कोई व्यक्ति होता तो वहीं पर शूट आउट हो जाता, वहीं पर गोली मार दी जाती, गाड़ी भी फिसलने की जरूरत नहीं पड़ती कि गाड़ी फिसली, गिरे, दौड़े, पिस्तौल छीन ली और फिर मार दिए गए। ये काम की जरूरत नहीं पड़ती, जो फिल्मी तरीका है। लेकिन इनके यहाँ अगर वो करते हैं, चाहे वो नाव में हो जहाँ पर कि एक नाबालिग के साथ में रेप और उसके बाद क्योंकि उनके चहेते एमएलए थे तो उनको बचाने के लिए पूरा प्रशासन लगा दिया, पूरा शासन लगा दिया और पूरा खुद मुखिया जो है वो उस पर लग गए।
किस तरीके से हाथरस में एक दलित समाज की लड़की, उसके साथ रेप होता है और रेप होने के बाद जब वो मर जाती है तो उसके लिए पूरे प्रदेश की पुलिस वहां लगा करके और रात में आधी रात में पुलिस वालों ने मीडिया के लोगों को ऊपर भी लाठियां चलाते हुए उनको भगा करके और आधी रात पेट्रोल डाल करके और घर वालों को घर के अंदर बंदी बना करके उसको चलाने का काम किया। किस तरीके से प्रतापगढ़ में 5 ब्राह्मण समाज के लोग सरकार बनते ही इन्होंने आगाज दे दी, शुरुआत कर दी। 17 सरकार बनी थी, इन्होंने ठोक के दिखा दिया अब हमारा ये काम होगा, इस तरह से हुआ। और तुरंत इन्होंने 5 ब्राह्मण समाज के लोग उनको मरवाने का ही काम नहीं किया, उनके घरों को भी आग, झोपड़ियों, घर तो थे ही नहीं, झोपड़ियों में आग लगाने का काम किया। आप लोग मीडिया के लोग गए होंगे, उन्होंने देखा, मैं तो स्वयं गया और जा करके मैंने देखा उनके घर वालों परिवार से मिला, छोटी झुपड़ी 10 फीट की 12 फीट की, और उसमें वो भी जला के तहस नहस कर दी और उनको मारने का काम किया। झांसी में किस तरीके से 5 लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को मारने का काम किया। किस तरीके से एक व्यापारी को कहते हैं उसने अपने आप को गोली मार दी, एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से उसको मरवाने का काम किया। आज तक वो पकड़ा नहीं गया जिसने मारा। अभी कोई ब्राह्मण समाज की बात होती है, 24 घंटे भी नहीं लगते और उसकी गाड़ी फिसलती, वो पकड़ा जाता है, गाड़ी फिसलती है, शूटआउट होता है, मर गया। लेकिन वो आज तक साल भर हो रहा है, कोई अता पता नहीं। इस तरीके से लखनऊ के अंदर जो कैपिटल है, वो वर्ष पहले दिवाली उसको इस तरह से रोक करके गाड़ी में, अपनी गाड़ी में डाला था उसके गोली मारा। और जब हम लोगों ने बात उठाई, हम लोग सब पहुंच गए, तो जब पहुंच गए वहां पर तो उसके बाद भी कापोटी करके तुरंत उनके घर में पहुंच गए मंत्री लोग, खासतौर से ब्राह्मण समाज के मंत्री भेज दिए गए और ऊपर के भी भेज दिए गए कि जल्दी से गाँव में बात करो कि कह दो नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये रुपया हमको मिल रहा है, और रुपया आज तक नहीं मिला। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम गिनाने चलेंगे तो इतना बड़ा चिट्ठा है, कहां तक गिनाएंगे? 1 घंटा लग जाएगा खाली उनके किस्से बताने में आपको कि कहां पर कैसे कैसे 400 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार गिराया गया। तो इसलिए आज के लोग इनके टारगेट में या तो दलित समाज के लोग हैं या ब्राह्मण समाज। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है, हर 2 घंटे में ये हम नहीं कर रहे हैं, जो एनआरसी की रिपोर्ट है वो कहती है कि हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक रेप हो रहा है। आप सोचिए 12 रेप 24 घंटे में, हर 2 घंटे में एक रेप, इसमें हम लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। फर्क इतना है, सिर्फ एक भी किस्सा हो जाता था बहन मायावती की सरकार में, पूरी सरकार जो है उसमें लग जाती थी और जब तक उसको पीछे नहीं, जेल के पीछे रख करके और उसे सजा नहीं दिला रही है, चैन नहीं दे सकते। लेकिन अब क्या हुआ? अब हम 2 घंटे में रेप हो रहा। अगर 5 साल की सरकार और दे दीजिए तो हर घंटे में शुरू कर देंगे, हर घंटे में हो जाएगा। तो ऐसी सरकार जहां पर ना महिला सुरक्षित, न बुजुर्ग सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित, न बच्चियां सुरक्षित, ये सरकार ये चलाने का काम कर रहे हैं। और प्रश्न हम लोगों को उठा है जिसका कि लॉ एंड ऑर्डर का लोहा पूरी दुनिया में, लेकिन इतने कभी कभी ऐसा होता है इस समय ये लोग अपनी पावर से सोचते हैं कि हमारे पास कोई इतनी बड़ी पावर है तो उसके जो सर पे चढ़ के बोलने लगी है। और इसीलिए जब मैदान हो जाता है कोई तो वही है कि कोई खाए तो है, कोई पाए तो आए, तो वही वाली हालत है कि अब ये इस समय उस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि अब इनको कुछ सही गलत समझ नहीं आता है। जो हम कहें वही सही है, जो रास्ता हम दिखाएं वही रास्ता सही है, और जिसमें तुम चलना चाहते हो उस पर नहीं चलने देंगे, मेरे रास्ते में नहीं चलोगे तो रोक करके ठोकेंगे और मार देंगे। इस तरह का आज कानून का राज चल रहा है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से
पूरे प्रबुद्ध ये गोष्ठी हम लोग इसीलिए की शुरुआत की थी प्रबुद्ध वर्ग के। प्रबुद्ध वर्ग में हमारे सारे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, इसमें अधिवक्ता आते हैं, इसमें डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, इसमें टेक्निकल लोग आते हैं, इसमें सभी लोग आते हैं। तो इन सब लोगों को एक बात पूरे प्रदेश के लोगों को इनसे मेरा मीडिया के माध्यम से आज इस मंच से भी अनुरोध है कि आप अगर मन बना लेंगे, अगर आपने हमारी बातों को समझने का काम किया है सही ढंग से, तो आप अवश्य मन बना लेंगे। और जब आप मन बनाएंगे तो ये सभी लोग जानते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण समाज के हो, चाहे खासतौर पर ब्राह्मण समाज, अगर एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो 30 लोगों को समझाने का काम करते ही उसका काम ही नहीं होता। और समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए इस पूरे प्रबुद्ध वर्ग की हमें जरूरत है। और हम इसलिए भी जरूरत है कि आज चाहे कोई किसान हो, मजदूर हो, पेशेवर हो, नौकरी वाला हो, हर आदमी परेशान है। लगभग 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठा वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोग नहीं। तो इसलिए मैं आपसे अंत में ये अपील करना चाहूंगा कि आप सब लोग मन बनाइए, एकत्रित होइए और एकत्रित होकर के अपनी बात, इस बात को जो मैंने आपके सामने रखी है, इस बात को पहुंचाने का काम करिए। आज प्रभु की हम लोगों पर कृपा रही है, भगवान श्री राम ने कृपा की। कल हमको बताया गया, कुछ लोगों ने हमको वेदर का, आजकल वेदर का रिपोर्ट पहले आ जाती है कि कल पानी बरसना है, कि परसों आंधी आना है, तूफान आना है। दिखाया गया था हमको कि अयोध्या में आज सुबह 10 बजे से लेकर के 9:30 से लेकर के और शाम के 5 बजे तक बहुत मूसलाधार वर्षा होगी और ये तूफान भी आ सकता है। इस तरह का वेदर जो रिपोर्ट ज़्यादा तो सही होता है। तो परेशान थे हमारे साथी लोग, यहाँ के लोग भी फोन कर रहे कैसे होगा, क्या होगा। हमने कहा चिंता मत करिए, हम प्रभु राम से अपने घर से चलने के पहले भी हम अपनी अनुरोध कर लेंगे कि मौसम को ठीक रखें और धर्म समाज और समाजों के साथ में उनके वहाँ इकट्ठा हो रहा है, तो मौसम ठीक रख करके हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका जैसे रहे। और मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है हमारी बात को स्वीकार किया और स्वीकार। अब अगला जो हमने अनुरोध उनसे ये किया जाता कि आज दर्शन किए 2 जगह हमसे वहाँ के पुरोहित लोग थे और लोग कहा कि आप दर्शन कर रहे हैं, मांग। तो हमने कहा एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि इनको इस सरकार में जो लोग बैठे हैं इनको सद्बुद्धि दें और इनको सद्बुद्धि दे करके कम से कम जो ये समाज में जिस तरह से कुदाराघात कर रहे हैं, जिस तरह समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, कहते हैं कि आप ब्राह्मणों की बात करते हैं तो आप समाज बांटने का काम करते हैं, हम तो जोड़ने का काम करते हैं। हम तो जो ब्राह्मणों और दलितों की भाईचारे की बात करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ये परेशान इसलिए हो जाते हैं कि जब जानते हैं ब्राह्मण समाज और दलित समाज का भाईचारा हो जाएगा तो जो अति पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो कि पहले से ही जुड़ा हुआ है बीएसपी के साथ में, और जो अल्पसंख्यक समाज है वो भी जो है कोई बीएसपी के साथ में आ जाता है, तो इनको लगता है कि इनको तो हिला डुलाना मुश्किल है और इनकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार करना निश्चित हो जाएगी, इसीलिए इनको परेशानी। इसलिए हमने आज ये विनती की है और मैं सोचता हूँ कि शायद इनको सद्बुद्धि मिल जाए और सद्बुद्धि मिलने के बाद ये इस तरह की प्रताड़ना करना, लोगों को परेशान करना और खास तौर से दलित समाज और ब्राह्मण समाज को परेशान करने का काम ये बंद करेंगे और सबके बारे में सोचना शुरू करें। लेकिन उम्मीद इसकी हम नहीं करते हैं क्योंकि जो इनका तरीका है, तौर तरीका है, ये इसमें कतई नहीं सुनेंगे इस बारे में। जो इनको करना है ये वही करेंगे जिस तरह से करते चले आ रहे हैं। इसलिए अब इस प्रदेश का खुशहाली आपके हाथ में है। मैं यहाँ से शुरुआत हमने करी है, ये पहला हमारा फेज था जिसमें हमने अयोध्या से शुरू किया है, भगवान श्री राम के दरबार से शुरू किया है। इसके बाद कल हम आजमगढ़ करेंगे, अम्बेडकर नगर परसों जाएंगे, उसके बाद हम अगले दिन इलाहाबाद जाएंगे, 26 तारीख को वहाँ पर समाज के लोगों से मिलेंगे
और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलेंगे। इलाहाबाद के बाद हम कौशाम्बी जाएंगे, उसके अगले दिन हम प्रतापगढ़ आएंगे वापस। इलाहाबाद से कौशाम्बी से प्रतापगढ़ आएंगे और प्रतापगढ़ के बाद हम 29 तारीख को सुल्तानपुर आएंगे और सुल्तानपुर में अपनी सभा करने के बाद लखनऊ वापस जाएंगे। लेकिन दूसरा ये जो शुरुआत हुई है ये अब रुकेगी नहीं, पूरे प्रदेश में हर जिले में हम जाएंगे और लगातार जाएंगे। 1-2 दिन बीच में इधर उधर हो सकता है। 29 तारीख को लखनऊ में रहने के बाद 31 तारीख को भगवान श्री राम लला का आशीर्वाद तो मिल गया, हो गया। आज ऊपर मौसम से भी पता लग गया कि मिल गया, आप लोगों को देख करके पता लग गया मिल गया। आप लोग जिस तरह की देर से यहाँ बैठे इंतजार करते हुए बात सुनी आपने और उसको सखा, उससे लगा कि मिल गया। लेकिन अब इसके बाद, इस पहले फेज के बाद दूसरे फेज में हम वृंदावन में, मथुरा में, वृंदावन में हम आगे बिहारी जी के दर्शन करेंगे। वहाँ दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके अगले 7-8 दिन हम उधर रहेंगे, क्योंकि वृंदावन हमारे साथ में दिल से जुड़ा हुआ है। आप लोग, ये लोग तो खाली दिखावे की राजनीति करते हैं जब ये इन स्थलों की बात करते हैं, पर हमारी पार्टी ने तो करके दिखाया था। वृंदावन में 550 करोड़ रुपया खर्च करके पूरे वृंदावन का समग्र विकास हमने किया था। वहां पर सीवर लाइन नहीं थी, आप लोगों को ताजुब होगा, पूरे वृंदावन में सीवर लाइन नहीं थी, वाटर लाइन, पानी नहीं था, पानी नीचे से निकाला जाता था। पूरे वृंदावन में सीवर लाइन बिछाने का काम, सड़क बनवाने का काम, वाटर लाइन देने का काम, वहां पर विधवा आश्रम बनवाने का काम, इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बनाने का काम, वहां पर बस अड्डा बनाने का काम, बिजली का घर बनवाने का काम और वहां पर मेला प्रदान करने का काम, उसको भी नोटिफाई करा करके और हमने वृंदावन को पूरा समग्र और पूरी परिक्रमा की हमने सड़क बनवा करके उसको जोड़ने का काम किया। और खाली ये नहीं कि पक्की सड़क बना दी, क्योंकि वृंदावन वासियों ने हमसे कहा कि जब तक यहाँ कन्हैया के यहाँ जो आएगा वो कच्चे में नहीं चलेगा तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो हमने पक्की सड़क बनाई, फुटपाथ बनाया और फिर कच्ची सड़क बनाई और तीनों बना करके पूरी परिक्रमा का हमने कार्यक्रम वहाँ पर किया। तो इसलिए हमें यहाँ पर अयोध्या में सरयू नदी में यहाँ के जो घाट थे उसको हम लोगों ने 100-200 करोड़ रुपये समय देकर के ठीक करके काम किया। वाराणसी में हम लोगों ने वहाँ पर भी जो है जाके वहाँ पर जितनी घाट है उनको हमने वहाँ पर उसको ठीक कराने का काम किया था। अयोध्या में आकर भी ये राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अफसोस ये सीता मैया की बात नहीं करते, पता नहीं क्यों करते। ये आज तक हम नहीं समझ पाए, हमें इससे बहुत बात पूछा। हमने कहा भगवान राम की बात करते हैं, लेकिन बगैर माता के भगवान राम की बात करना तो अधूरी लगती है, पर ये हमारी बात का तवज्जो नहीं है। हमने लेकिन जब पिछली सरकार थी तो जहां पर हम लोग सीता मैया जाके बिठूर में लव कुश के साथ में और वहाँ वाल्मीकि आश्रम में रही थी, तो हमने वहां पर कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके वाल्मीकि आश्रम को ठीक बनवाने का काम किया, सीता रसोई वहां करने का काम किया, वहां पर समग्र विकास करके उस क्षेत्र का हमने उसको ठीक करने का काम किया। इसीलिए हमारा दूसरा फेज मथुरा वृंदावन से शुरू होगा। तीसरा जो हमारा कार्यक्रम जब वहां के 8-10 दिन कर लेंगे तो हम लोग सावन का महीना शुरू हो रहा है। आज एकादशी आज की समय लग चुकी है, बहुत अच्छा समय जब हम आपके सामने बोल रहे हैं। और जो है सावन शुरू होने वाला है कल से। जब सावन शुरू हो जाएगा तो इस सावन के ही दौरान हम काशी विश्वनाथ जाएंगे। तीसरा हमारा वहाँ शुरू होगा, हम भोले जगह काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके फिर उस क्षेत्र के जितने जिले हैं उनका दौरा करने का काम करेंगे, आप लोगों के बीच में जाने के काम। चौथा कार्यक्रम जो शुरू करेंगे उसके बाद अगले 10 दिनों का वो हम चित्रकूट करेंगे और चित्रकूट में पहले वहाँ दर्शन करके और वहाँ से करने के बाद हम बाकी उस क्षेत्र का बुंदेलखंड का और झांसी में माँ के दर्शन करके विंध्य माँ दर्शन करने के बाद हम फिर अपना कार्यक्रम खत्म करेंगे। 5वां कार्यक्रम हम फिर आपके क्षेत्र में वापस आएंगे। वहाँ से करने के बाद हम भगवान बुद्ध की शरण में आएंगे और भगवान बुद्ध के शरण में आकर के हम श्रावस्ती से और कपिलवस्तु और ये जितना क्षेत्र है बस्ती गोरखपुर इधर का ये सारे क्षेत्र को उस समय यहाँ पर आके आने का काम करेंगे।
इस तरीके से जो और बाकी क्षेत्र बच गए हैं सेंट्रल यूपी के, उसमें भी जाने का काम करेंगे। लेकिन इतने जिले हैं कि आप जानते हैं कि अगर हम रोज भी करेंगे तब भी 90 दिन को नहीं देंगे। तो ये दर्द इनका जो है बीजेपी का और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्यों बोलती रहती है, उनको मालूम है कुछ नहीं है उनके पास, बीच बीच में थोड़े इधर उधर कूद लेते हैं, कर लेते हैं, बस कुछ भी नहीं है। लेकिन बोलेंगे जरूर, इस मामले में जरूर बोलेंगे। पहले पूछिए क्या कर रहे हैं ब्राह्मणों का, कहाँ ब्राह्मण करने लगे। तो ये पार्टियां जो है ये सिर्फ बोलने के लिए बोलती हैं, इसलिए उनके बारे में हम ज़्यादा इसीलिए जब प्रबुद्ध वर्ग की बात करते हैं तो हम करते ही नहीं। लेकिन जो क्षेत्र बाकी बच गए हैं सेंट्रल यूपी के, उसमें उसके बाद हम जाने का काम करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को 90 दिनों तक चला करके हम 15 अक्टूबर के करीब इसको खत्म कर पाएंगे, जबकि हमारा ये पूरा अभियान पूरे प्रदेश का होगा। और उसके बाद जरूर अगर कोरोना ने इजाजत दी तो हम लोग फिर से एक बड़ा भारी सम्मेलन ब्राह्मण समाज के समूचे उत्तर प्रदेश का लखनऊ में करेंगे, जहां हम बनाएंगे। उनके पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने की आगाज फिर उसी दिन ब्राह्मण समाज के लोग शंखनाद करके और पूरे प्रदेश के और पूरे देश के लोगों को बता देंगे। उनके जितना पेट में दर्द होता है, ये जो कार्यक्रम हमने बताया, इसके बाद और पेट में दर्द होगा और परेशानी तरह तरह की अभी मीडिया में एकदम से बैठ जाएंगे चारों तरफ से। टेलीविजन वाले भी क्या करें, मीडिया वाले भी क्या करें, उनको भी जो मजबूरियाँ उनकी अलग है, उनको कुछ ना कुछ दिखाना भी पड़ेगा। तो अगर वो बोलते हैं, अगर वो हमारे खिलाफ बोलते हैं या इस समाज के खिलाफ बोलते हैं, इन कार्यक्रमों के खिलाफ बोलते हैं, इससे हमें जरा सी भी तकलीफ नहीं होती है, बल्कि हम तो इसका स्वागत करते हैं। इसलिए क्योंकि इससे मालूम पड़ता है कि उनके सही जगह चोट लग रही है और सही जगह तकलीफ हो रही है और वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि उनकी जमीन अब पैर से नीचे से खिसक रही है और अब वो जमीन पे गिरने वाले हैं और धरातल पर पहुंचने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देते हुए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, आप लोगों ने मास्क लगा के रखा, आपने जो कोरोना का नियम था उसको भी पालन करने का काम किया। इस चीज़ का अनुरोध करते हुए और सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर रुक गए, लगभग हजारों से ज़्यादा गाड़ियाँ बाहर खड़ी होने में लोग कहते हैं आप लोग की गाड़ियों में रहिए, वहीं पर आपको सुनने को मिल जाएगा, आप अंदर मत आइए। तो उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और वो यहाँ पर नहीं इकट्ठा हुए आके, इसके लिए उनको भी बहुत 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 धन्यवाद। और ख़ास तौर से फिर से अंत में हम अपने मीडिया साथियों को ज़रूर फिर से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आज पूरे दिन हमारे साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी और ये अन्य पार्टियों के लिए इतना मसाला वो उनको दे देंगे कि वो कई दिनों तक इसको और मैं यहाँ पर आए हुए सब समाज के लोगों को जो कि हर समाज से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सबको मैं यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे अधिवक्ता लोग, मैं बहुत से लोगों को पहचानता हूँ, बहुत देर से हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद थे, खड़े थे, हैदराबाद के, उनको खास तौर से इन लोगों को, अपने अधिवक्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। और ये आप इधर से आप उधर चले गए, इसलिए हमने आपको देख लिया, तो इतना पुराना साथ है। तो जो लोग आए हैं उन सबको हम धन्यवाद देते हैं और ख़ास तौर से इस कार्यक्रम को आयोजन और इसको सफल बनाने के लिए जो हमारे साथ में हमारे साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे साथ में हमारे पार्टी से और सभी लोग यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे पवन पांडे जी जिन्होंने जिम्मेदारी दी है, उन्होंने उनसे हमने कहा था कि परसों हम इनके यहाँ जा रहे हैं, इनके क्षेत्र में जा रहे हैं, परसों पवन पांडे जी के अकबरपुर जा रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने मीटिंग रखी है। उसके बाद सुल्तानपुर में भी ये करा है। हम इनसे भी अनुरोध कर रहे थे कि आप यहाँ मत आइए, लेकिन उन्होंने मेरा मन नहीं मानता है, मैं वहाँ की चिंता आप छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं जरूर आऊँगा। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ओपी त्रिपाठी और हमारे कोऑर्डिनेटर श्री दिनेश जी और बाकी सारे जिसके लोग मैंने पहले दे दिया था, हमारे पूर्व एमएलए
हमारे इसको कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्टेज में ना करके मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। राम शरण शुक्ला जी, हमारे पांडे जी, ये सब लोग नीचे खड़े रहे क्योंकि जिसमें कि यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए ऊपर भीड़ ना हो जाए, ये उसको ध्यान में रखा। इन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए और खास तौर से DS मिश्रा जी, डॉक्टर DS मिश्रा जी, नकुल दुबे जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। DS मिश्रा जी ये भी सुल्तानपुर में कार्यक्रम करा रहे हैं, वो भी पार्टी का तो क्षेत्रीय है और ये पूरे ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए हमारे यहाँ पर संयोजक किए। तो मतलब देख रहे हैं इन सभी लोगों को अनुरोध करने के बाद भी ये लोगों ने कहा नहीं, अगले कार्यक्रम में तो आप मना नहीं कर सकते, इसमें तो हम लोग जरूर आएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि इन लोगों ने आकर हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया, आप लोगों ने भी किया। इसके लिए पुनः आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए आपसे विदा देते हैं। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम, जय भीम, जय जय भारत। Hello.